So if I am talking about boundary surface diagram of s orbital, so बेटे s orbital के लिए what is the value of L is equal to 0. ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू चलो, अगर L की वैल्यू 0 है तो बेटे M की वैल्यू भी 0 है. अगर M की वैल्यू हमें ओरिएंटेशन बताती है, अगर M की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल की एक ही ओरिएंटेशन है. वो ओरिएंटेशन क्या है? स्फेरिकल. तो इसको हम इस वे में दिखाते हैं, एक न्यूक्लियस और आसपास इस ऑर्बिटल के ये जो डॉट्स दिखा रही हूँ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी वेयर यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन. This is the probability where you can find out the electron. This is for 1s. For the 2s we know there is a nodal plane. नोड आ जाता है, तो नोड कैसे आता है? ये न्यूक्लियस है, तो here you can find the electron. फिर एक स्पेस आएगी जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, उस स्पेस को हमने एम्प्टी छोड़ देना है और फिर से हमने इलेक्ट्रॉन दिखाने शुरू कर देने हैं. तो दिस इज नोड. ठीक है, हेयर यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आपकी फेज डायग्राम किसकी होगी? 2s की. ऐसे ही 3s, ऐसे ही 4s. तो एक एक नोड बढ़ती जाएगी आगे, क्योंकि m की वैल्यू 0 है तो कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है. ठीक है बेटे, अब p की डायग्राम देखो. p होते हैं डम्बल, जैसे डम्बल्स उठाते हैं उसकी शेप के होते हैं. तो p ऑर्बिटल. Now talking about p orbital, in p orbital L has the value is equal to 1. So M has value is equal to -1, 0, +1. इसका मतलब M की 3 ओरिएंटेशन है. अब ये 3 ओरिएंटेशन क्या है? एक x एक्सिस की तरफ ओरिएंट है, एक y एक्सिस की तरफ और एक z एक्सिस की तरफ. ठीक, जो P है उसमें 2 सिमेट्रिकल लोब्स आ जाते हैं. देयर आर 2 सिमेट्रिकल लोब्स, जिन दोनों लोब्स में हमें इलेक्ट्रॉन फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल अगर पी जेड की बात करूं बेटे, इट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड जेड एक्सिस. पी एक्स की बात करूं तो इट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. अगर वाई की बात करेंगे तो इट विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस. लेट मी अज्यूम दिस इज एक्स एक्सिस नाउ, this is y axis, this is assume it is z axis. ओके, तो अगर मैं पी एक्स की बात करूं तो आई विल मेक दिस लाइक दिस. तो इट इज अ डम्बेल शेप. तो यहाँ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इज मैक्सिमम इन दिस 2 लोब्स. दिस इज अ न्यूक्लियस, यहाँ पे नहीं है, ये नोड है, और इन दोनों के में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो इसे हम कहेंगे पी एक्स, जो एक्सिस की तरफ है. इन द सेम वे बेटे, जो वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंट होगा उसको बोलेंगे पी वाई, विच इज नोन एज पी वाई. तो दिस इज पी एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो दिस इज पी एक्स. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है इतने एरिया में कहीं मर्जी इलेक्ट्रॉन हो सकता है. This area anywhere electron can be present. Okay bete, there can be electron present. In the same way there will be a z. तो this is x, this is y. तो अगर z एक्सिस पे पड़ा हो लोब्स तो हम बोलेंगे दिस इज पी जेड. ओके, दिस इज पी जेड. ठीक है बेटे, एंड ये अगर है तो दिस इज इट्स नोडल प्लेन. नोडल प्लेन क्या? एक प्लेन अगर पी एक्स पे प्रेजेंट है तो इसका जो नोडल प्लेन है, जैसे कि ये पी एक्स पे है तो इसका नोडल प्लेन है पी वाई जेड. अगर पी जेड एक्स पे वाई पे प्रेजेंट नोडल प्लेन है पी जेड एक्स. अगर पी जेड पे प्रेजेंट है नोडल प्लेन है पी एक्स वाई, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते. तो अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो इसका नोडल प्लेन कुछ इस वे में हम शो करेंगे कि इस एरिया में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की तरफ अगर इसको 2D में लेके जाएं हम, तो एक प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है बेटे, एक प्लेन इस तरफ जा रहा है. क्योंकि एक 3D में एक की तरफ तो लोब्स हैं, एक की तरफ तो लोब्स हैं, 2 जगह पे लोब्स नहीं है. मतलब एक प्लेन है जो 2D है
उस प्लेन में। जैसे इस केस में अगर एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है तो इसका प्लेन क्या हो गया बेटे, वाई जेड। तो वाई जेड प्लेन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसके अलावा इसके पास एक रेडियल नोड के अलावा एक इसके पास एंगुलर नोड भी हो जाएगी। इन केस ऑफ पी डी एफ देयर इज अ रेडियल नोड एंड ऑल्सो देयर आर एंगुलर नोड्स ऑल्सो। In the same way, if I will draw the diagram of the orbital, तो d orbital में what is the value of L? L will be having value of 2. तो m थी -2 -1 0 +2 +1। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब 5 की तरफ ओरिएंटेड है। देयर आर 5 डिफरेंट ऑर्बिटल। ठीक बेटे, एंड दीज ऑर्बिटल आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। ओके, ये जो है ये सारे के सारे इनकी जो शेप होती है बेटे क्लोवर लीफ लाइक, एक पत्ते की तरह बिखरे होते हैं। और इसमें डी जेड स्क्वेयर में इसकी शेप होती है डोनट, जैसे डोनट नट होता है खाते हैं हम, उस शेप की होती है। ठीक है, तो ये सबकी एक जैसी शेप होती है और इसकी अलग से शेप होती है। ठीक, लेट अस सी द शेप। अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूं, एक्स वाई, अब जब डी एक्स वाई होगा बिटवीन एक्स और वाई के बीच में होंगे इनके रूट्स, बिटवीन एक्स और वाई के। तो आप कुछ इस तरह रे प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाओगे, तो हम इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। अगर मैं डी वाई जेड की बात करूंगी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डी वाई जेड, तो इट इज बिटवीन वाई एंड जेड। तो इसकी भी हम प्रोबेबिलिटी डायग्राम इन दोनों के बीच में बनाएंगे। ठीक है, अब डी वाई जेड, अगर डी जेड एक्स की बात करेंगे तो यू विल टर्न दिस एज जेड एंड एक्स, और सेम ऐसे बनाओगे, मतलब इन बिटवीन आएंगे, याद रखना इन बिटवीन। जो भी एक्सिस की बात करोगे उनके इन बिटवीन। मगर जब हम बात करते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की, फिर हम टॉकिंग अबाउट डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये ऑन द एक्सिस हैं, ये एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं। दिस इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स इज इन बिटवीन द एक्सिस। यू विल डूइंग इन क्लास 12th। इन बिटवीन होने के कारण इनकी एनर्जी, अभी ये डी जनरेट है, अभी पांचों के पांचों डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब है बेटे इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, जैसे पी के तीनों डी जनरेट है। आप हायर स्टैंडर्ड में और 12th में करोगे, ये जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल है, जब इनके पास कोई लिंक करने आएगा, जो बहुत सारे लिंकेज होंगे, ये 2 में टूट जाएंगे, इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जो जो ये लोब्स जो एक्सिस के इन बिटवीन हैं वो तो नीचे वाली एनर्जी के हो जाएंगे, जो एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं वो हायर एनर्जी के हो जाते हैं। तो एक तो ये एक्सिस के ऊपर लाई करता है एक्स और वाई एक्सिस पे, वो क्या होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एक एक्सिस के ऊपर लाई करता है डी जेड स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर ऑल्सो। तो अगर मैंने डी जेड स्क्वेयर मान लो ये जेड एक्सिस है फॉर एग्जांपल, तो इसको कुछ मैं इस वे में ड्रॉ करूंगी कि ये एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। दिस विल लाई ऑन द एक्सिस ओनली। दिस इज कॉल्ड डी जेड स्क्वेयर। Remember x square minus y square lie in between the x square minus y square and z square lie on the axis, x y y z z x in between the axis। अब हमारी न्यूक्लियस अपना न्यूक्लियर चार्ज लगाता है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनसाइड 8 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इस शेल में, इसमें 2 पड़े हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं,
these electron, ये न्यूक्लियस तो अपना चाहिए मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेट इज देयर एंड मैग्नेट ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जितना मैग्नेट का चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को पिंस वालों को अट्रैक्ट करेगा। मगर ये जो अंदर वाली पिंस हैं वो बाहर वाली पिंस को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज एक जैसा है। ये रिपल्शन के कारण जितनी अट्रैक्शन इसको फील होनी चाहिए ये नहीं हुई, जितनी नहीं हुई तो हम कहते हैं कि उतना चार्ज नहीं लगा, कम चार्ज लगा, और जितना लगा उसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इट इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट से बताते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसे हम थीटा से बताते हैं। अब चार्ज जितना लगना चाहिए बेटे उतना नहीं लगा। अब मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बताया कि इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं? देखो एस ऑर्बिटल सबसे नियरर पड़ा है, फिर पी की बारी आती है, फिर डी की बारी आती है। तो जो एस में पड़ा है सबसे पहले तो वही रिपेल करेगा। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा रिपल्शन किन को ज़्यादा होगी, किन को कम रिपल्शन होगी। एस ऑर्बिटल को रिपल्शन कम हो जाती है, वो ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास लाई करते हैं। हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डायग्राम में देखा कि एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेडियस के न्यूक्लियस के पास हैं। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग कम होती जाएगी, तो उनके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा लग रहा है, वो और अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। तो अगर ये इनर हैं तो आउटर को ये शील्ड करेंगे, और इन एस ऑर्बिटल का साइज जो शेप है बेटे स्फेरिकल है। अगर ये गोल घूमे हुए इस न्यूक्लियस के आसपास होंगे तो बाहर वाले को वो ज़्यादा रिपेल करेंगे। अगर P या D या F की बात करें, इनकी इतनी रिपल्शन कम होती है। कम क्यों होती है बेटे? इनके शेप के ऊपर। अब शेप है इसकी डम्बेल और ए की शेप है क्लोवर लीफ लाइव। अगर F में जाओ तो और ज़्यादा डिफ्यूज हो जाती है। अब ये जो D ऑर्बिटल है ऐसे चार लोब हैं, तो ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगी। मगर एस ऑर्बिटल क्योंकि पूरा सर्कल है, एस ऑर्बिटल ये न्यूक्लियस है, तो एस ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस के आसपास होगा ऐसे करके तो ये सबसे ज़्यादा स्क्रीन कर पाएगा। पी ऑर्बिटल इस जगह पे न्यूक्लियस से बेयर रखेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को। डी ऑर्बिटल चार पोजीशन से बेयर रखेगा। यहाँ से ये न्यूक्लियर चार्ज, अगर ये डी ऑर्बिटल इनसाइड आ भी रहा है कहीं और आउटर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी है, ये पत्ते जैसे हैं, आसपास इन्होंने जगह छोड़ी हुई है। तो इससे ये न्यूक्लियर चार्ज, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा तो इन पोजीशन से न्यूक्लियर चार्ज अपना चार्ज न्यूक्लियस अप्लाई कर सकेगा। मगर एस ऑर्बिटल क्योंकि न्यूक्लियस को सराउंड पूरा करेगा, ये न्यूक्लियर चार्ज इतना अप्लाई नहीं करेगा। आपने ये समझना है बेटे, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं, वो पास नहीं आने देते क्योंकि वो भी नेगेटिवली चार्ज हैं। और ये भी डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा नियर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली स्क्रीन करेंगे, जो अंदर प्रेजेंट है वो तो अट्रैक्शन फील अच्छे से करेंगे, जो बाहर है उनको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा। दूसरा शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि इनर कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर इनर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या हम कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी है, तो इतना ये स्क्रीन नहीं कर पाते। यू विल डू फर्दर इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑल, तब मैं बोलूँगी कि डी ऑर्बिटल का जो इफेक्टिव जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो न्यूक्लियर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कम लगता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, रिमेंबर। ठीक है बेटे, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ लेट अस डू सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स।
सबसे पहले मैंने आपको कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाई, जब हमने इनकी करी तो आपको ये एक बात ध्यान पे रखनी है कि आपने हमेशा फिलिंग डी में चाहे लास्ट में कर रहे हो, मगर आपने इस वे में इसकी आउटर कन्फिग्रेशन दिखानी है। अगर मैं आपको बोल दूं आप Mn4 पॉजिटिव बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? हरिया पहले Mn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वन एग्जांपल आई विल गिव। चलो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट क्या है? ये आर्गन को छोड़ के ये क्या होगी बेटे? 3d5 4s2, 3d5 4s2। अगर Mn4 पॉजिटिव आपको एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे? आप पहले S में से निकाल लोगे, फिर डी में से। डी में से चारों नहीं निकालने, रिमेंबर डी में फिल जरूर करने हैं, पर डी में से नहीं निकालने। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू एंड दिस मस्ट बी इन योर माइंड ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक? तो अगर बाई चांस अगर हमने 4 पॉजिटिव आ गया तो आप कैसे बनाओगे? ए आर, तो यू विल एलिमिनेट दीज टू, देन यू विल एलिमिनेट दीज टू, देयर विल बी 3d3। अब आपसे पूछे कि इसका मैग्नेटिक करेक्टर कैसा है? अगर मैं आर्गन और 3d3 दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाऊंगी? मैं ऐसे दिखाऊंगी, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, इट विल बी पैरामैग्नेटिक एज इट इज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो जी, अब आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, यू विल टेल मी कि what will be the electron configuration of this. You have the question Fe3 positive. Hurry up. Fe3 positive. Fe for you I am writing atomic number 26. Fe I am writing atomic number 26. तो मैंने क्या से याद करवाया है? आर्गन अगर 26 है तो इट विल बी 3d6 4s2। अब आपने Fe2 पॉजिटिव बनाना है। हाँ जी, विल टेल मी, हरी अप बेटे। Fe2 पॉजिटिव, यस वेरी गुड, सेम स्टूडेंट, डेफिनेटली दे विल बी असेस्ड मोर। हाँ जी मैम, आर्गन 3d6, आर्गन 3d6। हाँ जी समृद्धि, इट विल बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? yes ma'am, it will be paramagnetic. It will be paramagnetic as it will be having, there are 6 unpaired electrons. no, there are no 6 unpaired, 5 तो orbital है, there will be 4 unpaired electron. Okay, Yes, there ma'am. will be 4. So next is copper positive 1. Now who will tell me copper positive 1? Hurry up. Again it is exceptional case, no doubt it is 29, so it will be 3d10 4s1. This was our exceptional case with fully filled configuration. If you remember we have done yesterday. तो 3d10 4s1 होती है अगर ग्राउंड स्टेन कन्फिग्रेशन बोलूँ मैं कॉपर की। अब कॉपर पॉजिटिव 1, what will be the electronic configuration of copper positive 1? Very nice, Riddhi and Imanshu. The students are always same. Next question Imanshu will be answering. Ma'am, 3d10. It will be 3d10. Very nice. It will be 3d10. It will be paramagnetic or diamagnetic? As it is paired up, all the electrons are paired up, so it will be diamagnetic. Okay, yes. Himanshu, next question is for you. Write the electronic configuration of chromium 2 positive. Chromium 2 positive, Cr2 positive. Again, what is chromium 2? Chromium.
It is exceptional case again, that is 3d5 4s2, 3d5 4s2, sorry 1, I am writing 2. It is exceptional case 3d5 4s1. Now write its electronic configuration when it become chromium 2 positive. Himanshu, you are late. Jivitesh has already raised the hand. Chalo, now Himanshu will give the answer, then Jivitesh. Anji. If you have Argon 3d4. Yes, it will be 3d4. It will be paramagnetic or Paramagnetic. It will be paramagnetic. Now the next question is for Jivitesh Fe3 positive. Now it is also 26. It is 3d6 4s2. After 3 positive, what it will become? Anji Jivitesh, hurry up. Yes, Jivitesh. Ma'am 3d5. Yes, very nice. 3d5. It will be para or dia? Paramagnetic. Yes, it will be paramagnetic, highly unpaired, 5 unpaired, maximum unpaired, we can say electrons are present here. So you are clear with this kind of question. Acha, agar ab, if I will give you Cl negative, Cl negative का मतलब है अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. So what is the atomic number of chlorine? It is 17. It is 17. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ओके, तो अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा के दे दिया आपको, अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या चेंज करोगे? हरी आप, अगर आपको एनाइन की फॉर्म में मिल गया एग्जाम में तब विल टेल मी. अब आपने इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो क्या बनेगा? 3d5 से. वेरी नाइस. ओके, रिद्धि हैज ऑलरेडी गिवन आंसर. आई हैव सीन योर आंसर एंड यू आर वेरी मच राइट. हाँ जी हिमांशु. हम 3p6 हो जाएगा. Yes, now it will be 3p6. 1 electron will be increased. So you are very much clear बेटे. अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हो, जो डाउट थी आपको डी ब्लॉक में आती है, तो वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया. उसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. इफ n की वैल्यू इज 3, if the value of n is 3 and L is 0, what will be the value of m? Hurry up. What will be the value of, अगर m l लिखा हो that is magnetic quantum number, अगर m s लिखा हो that is spin, क्योंकि ये दोनों magnetic behavior define करते हैं. ये स्टार्क-ज़ीमन इफेक्ट का, ये पैराडाया का. हाँ जी. What will be the value of m? L की वैल्यू 0 होती है. सिंपल बेटे. L की वैल्यू, n को तो छोड़ो, L की वैल्यू 0 है तो m की क्या होगी? काव्या, यस यू आर वेरी मच राइट. और कोई? ऑल आर स्लीपिंग. बेटे अगर L की वैल्यू 0 है, इसको तो मैं क्या देखूं, n की वैल्यू को. तो अगर L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या आती है? -L. 0 + L, तो इट विल बी 0 ओनली. इट विल बी 0. ओके. अगर सेकेंड वे, अगर n की वैल्यू आपकी 3 है और L की वैल्यू आपको निकालनी है और m की वैल्यू आपको -1 गिवन है. अब L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू, m की वैल्यू अगर -1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? अगर -1 से m शुरू है तो L की वैल्यू क्या होगी? यस, वेरी गुड स्मृति. रिद्धि हैज गिवन आंसर. हिमांशु हैज ऑल्सो गिवन आंसर. Yes बेटे, obviously it will be 1.
अगर L की वैल्यू 1 होगी तभी M की वैल्यू -1, 0, +1, 3 वैल्यूज आर पॉसिबल. Yes, दिव्यांशी इज ऑल्सो वेरी मच राइट. नाउ आप मुझे बताओ कि अगर if you have to find n value, you have to find now n value and you are given with L value that is 1 and M value that is +1. तो what will be the n value? L की वैल्यू 1 कब हो सकती है और साथ में M की वैल्यू +1 होनी चाहिए. L की वैल्यू 1 कब आती है? L कैसे निकालते हो? -n-1. तो n की वैल्यू क्या होगी कि L की वैल्यू 1 हो? हाँ बेटे, P सब शेल है. यस, आपको n की वैल्यू बतानी है. यस रिद्धि, यू आर राइट. तो n की वैल्यू क्या बनेगी? n की वैल्यू ऑब्वियसली 2 बनेगी, तभी L की वैल्यू 1 है. दैट इज यू मस्ट राइट, P सब शेल है. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है बेटे? 2. The value is 2. Yes. Now next is again you have to find the value of n. You have find the value of n and you are given with the L value that is 2 and M value that is 0. अब n की वैल्यू क्या होगी जब L की वैल्यू 2 होगी? n माइनस L 1 तो L की वैल्यू होती, तो n की वैल्यू क्या होगी कि 2 आए? Yes, Japanjot, very much right. It will be 3. It will be 3. Very nice. Now, और क्वेश्चन करें. अगर आपको n की वैल्यू 2 गिवन है, इफ यू आर गिवन n की वैल्यू 2, तो आपको पूछा जाए एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखो. इफ यू आर गिवन विद n वैल्यू इज इक्वल टू 2, you are given with n value is equal to 2, then they are asking you L value and M value. What will be the values? What will be the values? तो हमने क्या सीखा था? n-1 करते रहना है जब तक 0 नहीं आ जाता. तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 में से फिर 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा. तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी L की, 0 और 1. M की वैल्यू क्या आएगी? 0 और क्या आएगी? -1, 0, +1. ओके, नाउ होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. ठीक, अब बेटे हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखते हैं स्टार्टिंग से. फर्स्ट वी विल सी द न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन and then photoelectric effect and then hydrogen spectra. You will do NCERT numericals and all. ठीक है बेटे? So I am taking a NCERT solved one. The Vivid Bharati station broadcast on the frequency of 1368 kilohertz. अब विविध भारती स्टेशन है, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट करता है. ठीक है, विविध भारती ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज. तो यू आर गिवन विद द म्यू वैल्यू. दिस इज ठीक है. अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मींस आपने लैम्डा निकालनी है और आपको म्यू गिवन है. एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर. तो आपको पता है अगर रेडियो ट्रांसमीटर है तो ये रेडियो वेव्स में ही लाई करेगा, तभी आपको विविध भारती ब्रॉडकास्ट कर रहा है. तो अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा विल बी सी ओवर फ्रीक्वेंसी. लैम्डा विल बी सी ओवर फ्रीक्वेंसी. तो सी क्या होती है बेटे? वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸8. अच्छा, यू हैव डन. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. मीटर पर सेकेंड में लिया है एंड यू आर गिवन विद द फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में. तो यू विल कन्वर्ट इनटू हर्ट्ज क्योंकि हमने सेकंड्स पे लेना है. जब किलो आ जाए तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से.
तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 1368। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ ठीक, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर 219.3। ओके बेटे 219.3। तो इस वे में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आपको रिलेशनशिप याद होनी चाहिए ये वाली। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आए तो यू शुड नो दिस रिलेशनशिप, एंड अदर रिलेशनशिप वाज योर फोटोन दैट इज इक्वल टू h म्यू। चलो अभी ये दूसरी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। कैलकुलेट 9th C students, what are they doing here? Calculate the energy of E. Energy you have to calculate.